100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं। दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार। आज बड़ा शानदार दिन है। आज से हिंदुस्तान में भारत के संविधान की 75वीं सालगिरह का साल शुरू हो रहा है। पौन सदी होने जा रही है। साल भर जलसा चलेगा। 75वां साल शुरू होने के मौके पर चारों तरफ अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से इसको मनाने जा रही हैं। केंद्र सरकार जाहिर है कि उसने देश भर में इसके जलसे की तैयारी की है। मैं अपने राज्य में सुन रहा था कि साल भर स्कूल कॉलेज सभी जगहों पर इसको लेकर तरह तरह के कार्यक्रम चलेंगे। संविधान पर चर्चा होगी, बहस होगी। बड़ी अच्छी बात है संविधान पर चर्चा होना। संविधान पे बात तो होनी ही चाहिए। मैं इसके बारे में जब सोचता हूँ तो मुझको लगता है कि जिस तरह कोई धार्मिक ग्रंथ रहते हैं कि हजारों साल पहले एक ग्रंथ लिखा गया और उसको आज तक अंतिम सत्य मान लिया गया, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। सैकड़ों साल पहले के कुछ ग्रंथ हैं, हजारों साल पहले के कुछ ग्रंथ हैं। कुछ ग्रंथों के बारे में और भी मान लिया जाता है कि ये अनंत काल से जाने कब के लिखे हुए हैं। उन ग्रंथों को अंतिम सत्य मान लिया जाता है। उसके बाद कुछ भी नहीं होता, कोई फेरबदल नहीं होता। उनमें जो लिखा हुआ है उन्हीं की बातों को लेकर आज तक शपथ ली जाती है। उन्हीं की बातों को लेकर आज तक दुनिया भर में खून खराबा होता है, जो कि धर्म को लेकर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में एक बड़ी आम बात है। मैं जब संविधान के बारे में सोचता हूँ तो मुझको लगता है कि जिस दिन भारत में संविधान लागू हुआ उस दिन तमाम धार्मिक ग्रंथ निजी आस्था का सामान बन जाने चाहिए थे। वो हमारे लोक जीवन को, सार्वजनिक जीवन को, हमारे कामकाज को, हमारे मानवीय संबंधों को प्रभावित करने वाला कोई कानूनी दस्तावेज नहीं रह गए हैं। एक वक्त शायद हिंदुस्तान में मनुस्मृति नाम का कोई एक दस्तावेज है। वो सामाजिक व्यवस्था तय करता था। वो बतलाता था कि औरत का दर्जा कैसा रहना चाहिए। पहले उसको पिता का गुलाम रहना चाहिए, फिर पति का गुलाम रहना चाहिए और फिर पुत्र का गुलाम रहना चाहिए। गुलाम शब्द उसमें शायद मनुस्मृति में नहीं है। ये मेरी अपनी व्याख्या है कि मनुस्मृति का कहने का मतलब यही था कि औरत हमेशा गुलाम बनी रहे, जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी मर्द की गुलाम बनी रहे। ये मेरी व्याख्या है। ऐसे ही मनुस्मृति का जिक्र करते हुए, उसका हवाला देते हुए हिंदुस्तान की अदालतों में कुछ जज फैसला भी देते हैं। वो मनुस्मृति की मिसाल देते हैं कि मनुस्मृति में औरत के बारे में ऐसा लिखा गया था। तो आज 21वीं सदी की पहली चौथाई सदी पूरी होने तक भी औरत को उसी को मानना चाहिए, ऐसा कुछ जजों का मानना है। मैं नहीं जानता कि ऐसे जजों की नौकरी जारी रखने के बारे में भारत का वो संविधान क्या कहता है, जिसको लेकर आज अखबारों के पन्ने रंगे हुए हैं, लोग लेख लिख रहे हैं, भाषण लिख रहे हैं। मैं टीवी पर देख रहा था, कुछ संसद में कुछ कार्यक्रम भी इसको लेकर चल रहा था। तो संविधान क्या है? क्या ये एक दस्तावेज है? दस्तावेज है तो किस तरह का है? दस्तावेज जो कि 1950 में लागू हुआ, वो दस्तावेज, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि क्या यह शब्दों का एक पुलिंदा है, क्या यह शब्दों का एक ढेर है, क्या यह शब्दों की एक भीड़ है। ऐसी भीड़ जिसमें सिर तो बहुत से हैं, दिमाग एक भी नहीं है। क्या है संविधान? क्या संविधान बहुत सारी लच्छेदार बातों का एक जमावड़ा है, एकजुटता है, भीड़ है, मेला है? उसका क्या है वो? मुझको लगता है कि संविधान के जितने शब्द हैं, उसके जितने मायने निकलते हैं, उससे ज़्यादा मायने संविधान की भावना के निकलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मेरा यह भी मानना है कि भारत का संविधान हो या किसी भी लोकतंत्र का संविधान, वो एक पत्थर की तरह नहीं रहता कि वो फासिल है, कि वो पत्थर है, वो चट्टान है, वो नदी के किनारे का पत्थर है जो दसियों हजार लाखों सालों से वहीं पड़ा हुआ है और वो पत्थर का पत्थर है। ऐसा नहीं होता है।
किसी लोकतंत्र में संविधान हो सकता है कि पहाड़ी नदी की तरह लंबा सफर तय करने वाला एक गतिशील हो। संविधान स्थिर नहीं होता है, संविधान गतिशील होता है। संविधान वक्त जरूरत के मुताबिक अपनी भावनाओं को भी बदलता है, अपने शब्दों को बदलने का एक मौका रखता है, एक गुंजाइश छोड़ता है संविधान। भारत का संविधान, इसको कई बार बदला गया, बहुत से संविधान संशोधन हुए। मैं उन संविधान संशोधनों के गुण दोष पर अभी नहीं जा रहा हूँ, उसमें से कुछ जायज हो सकते हैं, कुछ नाजायज हो सकते हैं। जिस तरह कोई भी फैसले होते हैं, राजनीतिक हों, संसदीय हों, वो नाजायज भी हो सकते हैं और जायज भी हो सकते हैं। तो भारत का संविधान उसी तरह के फैसलों के दौर से गुजरा हुआ दस्तावेज है, जिसमें बहुत सारे फेरबदल हुए हैं समय समय पर। जब वक्त की ज़रूरत आई, जब लोगों के राजनीतिक स्वार्थ जागे, जब लोगों को, राजनीतिक दलों को ये लगा कि उनके नफ़े के लिए संविधान में ऐसा संशोधन होना चाहिए, बहुत से संविधान के संशोधन झेल चुका है हिंदुस्तान। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस देश का संविधान अपनी भावना को अभी तक नहीं बदल पाया है, जिद्दी है थोड़ा सा। उसकी भावना ज्यों की त्यों है। उसकी भावना समय के हिसाब से अगर बदली है तो वो भावना एक सामाजिक न्याय के लिए बदली है। मैं आज इसी मुद्दे पर अखबार का संपादकीय लिख रहा था, उसमें कुछ बातें मैंने लिखी। मैंने बात लिखी कि संविधान बनाने वाले जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, उनके बारे में ये कहा जाता है संविधान निर्माता, भारत के दलितों के लिए गौरव का एक प्रतीक हैं कि जिन दलितों को लेकर देश के बहुत से लोग यह मखौल उड़ाते हैं कि क्या किसी दलित डॉक्टर से ऑपरेशन कराओगे, दलित वकील को अपना मुकदमा लड़ने दोगे। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि एक दलित बाबा साहब अम्बेडकर देश के सबसे होनहार लोगों में से एक थे और संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनका था। तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के बारे में चर्चा करते हुए अलग अलग भाषणों में, अलग अलग लेखों में, कई जगह पर उन्होंने 2-3 चीज़ों को लेके कहा था। मैं उन बातों की चर्चा करना चाहता हूँ यहाँ पे। उनकी पहली बात ये थी कि लोकतंत्र में जब तक संवैधानिक रास्ते खुले हैं तब तक उन बातों के लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए जिनको कि संवैधानिक रूप से हासिल किया जा सकता है। उनकी 3 प्रमुख बातें थी, 3 चेतावनियां थी। उसमें से इस चेतावनी से मैं असहमत होता हूँ। भारत में संवैधानिक विकल्प कब तक खुले रहते हैं आपको मालूम है? कोई मामला हाईकोर्ट में जाता है, जहाँ से संवैधानिक चर्चा शुरू होती है किसी मामले, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे देता है उसके बाद एक पुनर्विचार याचिका, उसकी गुंजाइश रहती है। पुनर्विचार याचिका आमतौर पर एक बड़ी संविधान पीठ को जाती है। वहाँ से जब फैसला होता है उसके बाद कुछ मामले ऐसे जिद्दी रहते हैं, कुछ मामलों में इतने मतभेद रहते हैं, इतना व्यापक महत्व रहता है कि और बड़ी संविधान पीठ को जाता है वो मामला। तो संवैधानिक विकल्प जब तक खुले हैं तब तक आंदोलन न हो, ये बात मुझको खतरनाक लगती है। मुझको ये बात लगती है कि देश की सरकार, किसी प्रदेश की सरकार इस बात को बहुत पसंद कर सकती है और अंबेडकर की कही हुई इस बात को संदर्भ से तोड़कर, अलग रखकर लोगों को बतला सकती है। बाबा साहब ने ये कहा है कि जब तक संवैधानिक विकल्प खुले हों तब तक आंदोलन नहीं करना चाहिए। मैंने वो पूरा संदर्भ नहीं देखा है कि बाबा साहब ने ऐसा किस संदर्भ में कहा था, इसलिए मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ बाबा साहब की नीयत को कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। मैं केवल उनके शब्दों को ले लेता हूँ उनके नाम के बिना और इस पे चर्चा करता हूँ कि क्या किसी देश के संवैधानिक विकल्पों के खुले रहने तक वहाँ पर कोई आंदोलन नहीं होने चाहिए। मेरा तो मानना है कि लोकतंत्र जो है, एक जीवंत लोकतंत्र, एक जिंदा लोकतंत्र की एक पहचान होती है आंदोलन। आंदोलन का मतलब हमेशा ट्रेनों में आग लगाना, पटरियों को उखाड़ना, कहीं कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को जलाना, कहीं पार्लियामेंट में घुस जाना, जैसा कि अमेरिका में हुआ था 4 बरस पहले जब ट्रंप चुनाव हार गया था। वो आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन बहुत सारे होते हैं। आपको ध्यान होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक लाइन कही थी जो बार बार दोहराई जाती है, जिंदा कौमें 5 बरस इंतज़ार नहीं करती। उनके कहने का मतलब ये था
5 बरस चुनाव का इंतजार नहीं करती जिंदा कौमें, उसके बीच भी उठ खड़ी होती है अगर उनको लगता है कि सरकार जन कल्याणकारी और जनहित की नहीं है। तो मैं लोहिया की इस बात का हिमायती हूँ कि जिंदा कौमों को 5 बरस इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्वलंत मुद्दे हैं और अदालत से उसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है तो हम अदालत के आखिरी फैसले तक, आखिरी फैसले में तो 10, 20, 25 साल भी लग जाते हैं। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मामला जाने कितना लंबा चला था, बहुत सारे मामले चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था सिखों पर जो लतीफ़े बनाए जाते हैं वो 2015 या 2017 से चले आ रही है PIL वो। तो अदालत जरूरी नहीं है कि हर बार इंसाफ करता हो। मुझको लगता है छत्तीसगढ़ के पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के खिलाफ सेक्स CD का जो मामला चल रहा था उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले से चल रहा था। पूरी 5 साल की सरकार आई गई हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया। CBI गई थी सुप्रीम कोर्ट कि इस केस को प्रदेश के बाहर ट्रांसफर करो, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार रहते हुए मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक सलाहकार के ऊपर ये मुकदमा निष्पक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल नहीं सुना। अब जब छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है, राजनीतिक हालात बदल गए हैं, जब भूपेश बघेल, विनोद वर्मा इस हालत में नहीं रह गए हैं कि गवाहों को प्रभावित कर सकें, तो उस हालत में अब CBI ने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया है। संवैधानिक विकल्प था ना CBI के पास कि सुप्रीम कोर्ट जाना, मामले को प्रदेश के बाहर ले जाने की अपील करना, ये संवैधानिक विकल्प ही तो था। CBI तो सरकारी एजेंसी है, वो तो सड़क पे आंदोलन भी नहीं कर सकती, जाकर सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ बैनर लेकर खड़ी भी नहीं हो सकती। तो संवैधानिक विकल्प हर बार काम के नहीं रहते हैं। पूरा 5 बरस निकल गया, मामला 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। मैं नहीं जानता राजेश मूणत के दिल पर क्या गुजर रही होगी, जिनकी एक फर्जी सेक्स CD बनाकर जिनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जिसको अखबारों में छपवाने की कोशिश की गई थी। तो कौन सा संवैधानिक विकल्प काम आ गया CBI के सामने, जिसके सामने बड़े बड़े वकील मौजूद थे, जिसके लिए पूरा 5 बरस सुप्रीम कोर्ट में निकल गया, मामले की सुनवाई ही नहीं हुई। तो जो गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, कमजोर तबके के लोग रहते हैं, जो ऐसे किसान रहते हैं जिनकी ज़मीन कहीं जा रही है, जो आदिवासी रहते हैं जिनके जंगल कटने जा रहे हैं, वो क्या खाकर संवैधानिक विकल्पों की तलाश करते हुए 5 बरस, 10 बरस अदालतों में खड़े रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कहा कि 2005 के छत्तीसगढ़ PSC का घोटाला आज तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। पिछले कई बरस से वो 1 इंच भी आगे नहीं हिलाए, 20 बरस हो गए। अब वो क्या करें वो लोग? वो आंदोलन करें कि वो और इंतजार करें कि बाबा साहब बोल गए थे कि जब तक संवैधानिक विकल्प मौजूद हैं तब तक आंदोलन नहीं करना चाहिए। ये बात मेरे गले नहीं उतरती है। तो मैं उनकी इस बात से, आज संविधान की जब चर्चा चल रही है उस दिन मैं असहमति दर्ज करता हूँ इस बात पर। उनकी दूसरी बात ये थी कि राजनीतिक लोकतंत्र पा लेने से सामाजिक असमानता खत्म नहीं हो जाती। अगर समाज लंबे समय तक समानता से वंचित रहा तो वह देश राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है। इसलिए लोगों को महज इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि देश आज़ाद हो गया है। कितनी अच्छी बात है। हम लोग मान के चलते हैं 15 अगस्त को मैं बचपन से ही स्कूल में निबंध लिखता था या तात्कालिक भाषण में भाषण देता था या वाद विवाद में कुछ बोलता था स्वतंत्रता दिवस पर। सभी लोग इस दौर से गुजरे होंगे। हर किसी ने अपने स्कूल में हेडमास्टर और मास्टर और मास्टरनी के प्रवचन सुने होंगे स्वतंत्रता दिवस पर निबंध के अंदाज में। लेकिन क्या स्वतंत्रता किसकी है? स्वतंत्रता किसकी है? ये जिन लोगों को असमानता का आज तक शिकार होकर रहना पड़ रहा है, क्या ये उनकी स्वतंत्रता है? क्या जो दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक जो भेदभाव झेल रहे हैं, शोषण झेल रहे हैं, जुल्म झेल रहे हैं, हिंसा झेल रहे हैं, क्या ये उनकी स्वतंत्रता है? क्या वो सच में आज़ाद हो गए हैं? मैं अदम गोंडवी का एक शेर सुनाना चाहता हूँ इस संदर्भ में। जब हम फिलिस्तीन के रास्ते पे थे, महीने भर का सड़क का सफ़र था, तो रास्ते में बहुत सारे गाने गाए जाते थे, बसों में, सड़कों पर, चौराहों पर,
जो लोग नहीं समझते थे उनके बीच भी गाते थे, क्योंकि खुद को अच्छा लगता था। उनमें से एक था, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। मुझको लगता है कि अदम गोंडवी ने या तो बाबा साहब को सुनकर ये लिखा होगा, या बाबा साहब ने अंदाज लगाया होगा कि एक दिन कोई शायर ऐसा लिखेगा, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। अंबेडकर ने पहले लिख दिया था, अदम गोंडवी ने बाद में लिखा। अब सोचिए इस बात को कि 100 में 70 लोग जब बेहाल हैं, और होगा क्योंकि 100 में 70 लोगों को सरकार, दिल्ली की सरकार 5-5 किलो राशन दे रही है और घोषणा की है कि 5 साल दिया जाएगा। जो जनता 5 किलो राशन नहीं खरीद पाती है उसका अच्छा हाल तो नहीं है ना। तो ऐसी असमानता के बारे में अंबेडकर ने लिखा था कि जब तक ये असमानता खत्म नहीं होगी तब तक इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा लोकतंत्र देश में खतरे में पड़े रहेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। आज संपन्न और विपन्न के बीच असमानता है, आज सवर्ण और दलितों के बीच असमानता है, आज औरत और मर्द के बीच असमानता है, आज नेता और जनता के बीच असमानता है, आज अफसर और उसके सामने खड़े कागज लेकर खड़े हुए एक आम व्यक्ति के बीच में असमानता है। आज पूरा देश असमानता से भरा हुआ है। आज एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच असमानता है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच असमानता है। तो सोच के देखिएगा कि क्या ऐसी असमानता के बीच कोई लोकतंत्र बहुत लंबी जिंदगी बहुत मजबूत तरीके से जी सकता है। दूसरी बात, एक मैं तीसरी बात पर आता हूं जल्दी से, आज बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है आपके सामने बोलने का। तीसरी बात थी कि राजनीति में भक्ति या नायक की पूजा, हीरो वर्शिप लिखा था उन्होंने, तानाशाही की राह खोलती है। मैं नहीं जानता कि 1950 में किसको देखकर बाबा साहब ने ऐसा कहा था, गांधी को, हिटलर को किसको देखकर कहा था, या दुनिया के और देशों में उन्होंने ऐसे लोगों को देखा था कि जनता ने जिसकी पूजा की अंधभक्त हो गई जनता, और दुनिया का क्या हाल हुआ। अंबेडकर की बातों को आज आप पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के संदर्भ में लागू करके देख सकते हैं कि ये बात कहाँ लागू होती है। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इस पे अपने शब्द ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहता, मैं किफ़ायत बरतना चाहता हूँ। मैं कुल मिलाकर आज इस बात को कहने के लिए यहाँ मौजूद हूँ कि संविधान के जितने शब्द हैं उससे ज़्यादा उसकी भावना है। हम संविधान के शब्दों को भी लागू नहीं कर रहे हैं, उसकी भावनाओं की बात तो छोड़ दें। लेटर एंड स्पिरिट कहा जाता है बार बार। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब संवैधानिक मामलों पर कोई फैसला लिखते हैं तो बार बार ये कहा जाता है लेटर एंड स्पिरिट, वी शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड इन स्पिरिट। संविधान के शब्दों और भावना दोनों पर अमल करना चाहिए। क्या सचमुच अमल हो रहा है? इसकी मिसालें इतनी ज़्यादा हैं कि मैं आपसे कह नहीं सकता। चारों तरफ इसकी मिसालें फैली हुई हैं कि हम इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में जिस तरह से महिलाओं का हाल हो रहा है, महिलाएं जिस तरह से मारी जा रही हैं, जिस तरह से दलित मारे जा रहे हैं, कहीं गाय की खाल निकालने के बारे में मारे जा रहे हैं, कहीं खान पान को लेकर, कहीं छुआछूत को लेकर। आपको मालूम है उत्तर भारत में एक स्कूल में एक दलित बच्चे ने एक शिक्षक का पानी का घड़ा छू लिया था तो उस पर उसको पीटा गया था बहुत बुरी तरह। बहुत सारे मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले हैं जिसमें दलित जो हैं उनकी बारात नहीं निकल सकती, दलित घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता। ऐसी तस्वीर मेरे से भूलती नहीं है कि दलित दूल्हा जो है हेलमेट लगाकर बैठा है पत्थरों का सामना करने के लिए, और हेलमेट लगाई हुई पुलिस उसके साथ चल रही है। सोच सकते हैं आप कि ऐसा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मामले। दूसरी खबर मेरे सामने है जो कह रही है कि पूरे दुनिया में महिलाओं के लिए उनका घर ही सबसे असुरक्षित है, खतरनाक है। हर दिन दुनिया में 140 महिलाओं को
उनके घर के लोग मार डालते हैं, पति, प्रेमी, पिता, पुत्र, भाई, ये लोग मार डालते हैं। 140 महिलाओं को हर 10 मिनट में रिश्तेदार एक महिला की जान ले रहे हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का औसत इस अंतर्राष्ट्रीय औसत से कहीं भी कम नहीं होगा। जो आबादी होगी हिंदुस्तान की, उसमें औसत हिंदुस्तान का इससे ज़्यादा होगा। अल्पसंख्यकों का हाल आप देख रहे हैं, चारों तरफ पूरा सोशल मीडिया नफरत से भरा हुआ है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट, कल मैंने जस्टिस चंद्रचूड़ से कुछ एक सवाल किए थे, एक सवाल भूल गया था। जस्टिस चंद्रचूड़, आपने हेट स्पीच को लेकर जो दुनिया भर की बातें कही हैं, दुनिया भर की बातें कही हैं, और आपकी मौजूदगी में, आपके कुर्सी पर रहते हुए, आपके जज रहते हुए, पूरे हिंदुस्तान में कदम कदम पर हर दिन जिस तरह दुनिया में हर 10 मिनट में एक महिला की जान उसके रिश्तेदार ले रहे हैं, ऐसा ही हिंदुस्तान में हर सेकंड में हेट स्पीच की 10 बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही थी। हर घंटे 10 नेता हेट स्पीच दे रहे थे और आपने कुछ नहीं किया। जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हो गए। तो ये कल जो एक सवाल छूट गया था, वो सवाल आज है हेट स्पीच। हेट स्पीच होती किसके खिलाफ है? आमतौर पर हेट स्पीच बहुसंख्यक तबके की तरफ से अल्पसंख्यक के खिलाफ होती है, और जिस किसी देश में ऐसा होता है वहाँ पर इसकी हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो फिर अल्पसंख्यक तबका भी सामने आता है, वो भी बराबरी से मुकाबला करता है। उसको लगता है कि उसकी सुरक्षा के लिए उसको बहुसंख्यक तबके के हमले का जवाब देना जरूरी है। तो संविधान की जो भावना है उसका ये हाल है। संविधान की भावना के जो रखवाले बनाए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका ये हाल है। पार्लियामेंट का हाल आपको याद है? पार्लियामेंट में एक सांसद था, शायद पिछली लोकसभा की बात थी, इस लोकसभा की बात नहीं है। लोकसभा के भीतर उसने, बसपा का एक सांसद था, मुस्लिम सांसद, उसको आतंकी और जाने टेररिस्ट और जाने क्या क्या कहा था। नफरत की बातें लोकसभा के भीतर कही थी। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट संसद की कार्रवाई के भीतर की चीज़ों के ऊपर कार्रवाई सीधे सीधे नहीं कर सकता, लेकिन शायद बीएसपी के उस सांसद में बाहर निकल कर भी एक रिपोर्ट लिखाई थी, शिकायत की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस पर क्या किया था मुझको अभी याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो तो अभी हैं, वो तो अभी सक्रिय हैं। वो टीवी चैनलों पर, माइक और मंच पर बोल रहे हैं लगातार। तो उनको जवाब देना चाहिए कि जब संसद में ये कहा था, एक सांसद ने, सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद ने ये कहा था अल्पसंख्यक सांसद को लेकर, तो क्या सोच रहे थे जस्टिस चंद्रचूड़? आपने भी तो सुना होगा, देखा होगा, उसके वीडियो भी थे। और आप तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लोकसभा से जानकारी भी मांग सकते थे कि शब्दशः मुझको रिकॉर्ड दिया जाए। क्या हुआ मुझको नहीं मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया हो ऐसा तो मुझको याद नहीं पड़ता है। तो मैं गैर बराबरी की बात कर रहा हूँ। ये 5 किलो वाला मुल्क है, 100 में 70 आदमी वाला मुल्क है। ये अदम गोंडवी के शब्द हैं। आदमी, मैं तो उसमें औरत को भी गिनूंगा, लेकिन अदम गोंडवी एक अलग युग के शायर थे। उनके वक्त में औरत का अलग से अस्तित्व नहीं गिना जाता रहा होगा, या उनको नहीं सूझा होगा। मैं उनको तोहमत नहीं देता, मैं उनकी क्रांतिकारी बातों के लिए उनको सलाम जरूर करता हूँ। तो मैं संविधान दिवस पर ये कतरा बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सोचिएगा इस बारे में कि हम संविधान की भावनाओं को क्या छू भी रहे हैं, कि हमारे सारे साल भर के निबंध, साल भर के लेख, साल भर के टीवी डिबेट, बहस और सारे जलसे हमारे संविधान के शब्दों को लेके और उसकी महानता को लेके उसी की चर्चा पे समर्पित रहेंगे। क्या रहेगा सोचिएगा आप। क्या हमको संविधान की भावना के बारे में सोचना चाहिए, जो कि आज कूड़े के ढेर में पड़ी हुई है। कूड़े का ढेर आपने देखा है, जिसके ऊपर राष्ट्रमाता कही जाने वाली गाय अपना खाना पाती है, जहाँ से उसी ढेर के नीचे गहराई में दबी हुई है संविधान की भावना। आपको अगर इस पूरे 1 साल में चर्चा करनी हो तो संविधान के शब्दों पे चर्चा मत कीजिएगा। वो तो एक दस्तावेज है, पथरीला दस्तावेज है। वो उस पत्थर पे संविधान संशोधन की एक लकीर और कोई उकेर देते हैं, छेनी हथौड़ी से छील देते हैं, एक और लकीर, एक और संविधान संशोधन हो गया। लेकिन उस पत्थर के भीतर एक भावना भी है।
ठीक उसी तरह जिस तरह की लोगों की धार्मिक आस्था है, किसी पत्थर की प्रतिमा को लेकर एक धार्मिक आस्था रहती है, ऐसे ही संविधान नाम का जो एक पत्थरीला दस्तावेज है उसकी एक भावना भी है, उसके बारे में बात कीजिएगा। आज बस इतना ही। मैं आपके सामने एक चुनौती छोड़ के जा रहा हूँ कि संविधान की भावना आज कहीं आपको दिख रही हो तो दिखाइएगा। मुझको तो लगता है कि वो किसी दीवार पर जैसे किसी स्वर्गीय बुजुर्ग की फ़ोटो पर ऐसा चंदन की माला लगा देते हैं और नीचे स्मृति शेष लिख देते हैं। मैं जब भी ऐसी फ़ोटो देखता हूँ, चंदन की माला देखता हूँ, मुझको लगता है कि संविधान की भावना है। सोच के देखिएगा आप भी कभी जब किसी स्वर्गीय की फ़ोटो को देखें तो ये सोच के देखिएगा कि क्या ये संविधान की भावना भी है क्या। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरा एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको मेरी बातें सही गलत अच्छी बुरी कैसी लगी। इसके लिंक को औरों को भेजिएगा, क्योंकि हम में से हर हिंदुस्तानी भारत के संविधान के तहत है नागरिक। हमारे नागरिक अधिकार, नागरिक जिम्मेदारियां सब कुछ जो हैं संविधान के तहत आती हैं। तो आप सोच के देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि संविधान की भावना को समझना और उस पर अमल करना। उसके शब्दों पे अमल करने की बात अभी साल भर लोग आपको सुनाएंगे। मैं साल के शुरू में उसकी भावना पर अमल करने की चुनौती आपके सामने छोड़कर जा रहा हूँ। आज चलते चलते एक छोटी सी सलाह। कुछ लोग ऐसा लाल रंग की एक छोटी सी संविधान की कॉपी लेके चलते हैं, कुछ लोग और लेके चलते हैं। मैं आपको बताऊं, भारत का संविधान ये बहुत महंगी किताब नहीं है, 200-250 रुपए की किताब है। एक पिज़्ज़ा या 3-4 आइसक्रीम जितने दाम पे ये आती है, या 2-3 पैकेट सिगरेट या 10-20 गुटखा के दाम पे 200-250-300 रुपये में भारत का संविधान आता है। आप लेके देखिएगा, भारत का संविधान पढ़ के देखिएगा। हो सकता है कि आप, आपके आसपास के लोग, आपके बच्चे अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। आज बस इतना ही। भारत का संविधान लेकर जरूर देखिएगा। सबसे पूजनीय दस्तावेज यही है, आप किसी भी धर्म के हों या मेरे किस्म के नास्तिक हों। भारत का संविधान खरीदने के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिए। 250-300 रुपये में पेपर बैक मिल जाएगा, खरीद के रखिए। आप देश के एक अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे अगर आप उसको पढ़ेंगे तो। फिर मिलेंगे।